हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मार्च 2023 को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं। अग्निशमन वस्त्र जो है गाइस ये एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अभिनव टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार अल्धर, अमर्ता शेरगिल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ टैगोर ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पर्वतीय नगर मसूरी ये कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। पर्वतीय नगर मसूरी ये कहाँ पर स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर पेपर में पूछा जाए कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो देखिए पर्वतों की रानी पर्वतीय नगर मसूरी को कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो देखिएगा चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ था। 1945, 1947, 1949 या फिर 1950। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान, तो अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है शक्तिकांत दास। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी हैं, उन्हें भी याद कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये कब हुई थी, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके हम कार्यालय की स्थापना की बात करें तो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यौगिक ज्वालामुखी। सो का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सो का 7वां क्वेश्चन है कि अशोक का मानसहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, देवनागरी लिपि। अशोक का मानसहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खरोष्टी लिपि में। 8वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। जूट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चावड़ शैली, जयपुर शैली। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछा जाए कि बनी ठनी जो चित्र शैली है इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना निहाल चंद्र ने की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक फैक्ट आपको और ध्यान में रखना है कि इसको भारत राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बनी ठनी तो राजस्थानी शब्द है, बनी ठनी जो शैली शब्द जो है ये राजस्थानी शब्द है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका हिंदी में मतलब होता है सजी धजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असोम क्षेत्र, मुंबई अपतट क्षेत्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंबई अपतट क्षेत्र। एक क्वेश्चन और है जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी हाईलाइट प्रश्न है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र सबसे पुराना है और आज भी उत्पादन करता है, तो आपको ध्यान रखना है डिगबोई। देखिए डिगबोई जो है ये असम में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में कोयले के बाद पेट्रोलियम या खनिज तेल ऊर्जा का अगला प्रमुख स्रोत है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें जान लीजिए आपकी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो कार्यकाल है 1878 से 1972 तक रहा। ये भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने। राजगोपालाचारी को जून 1948 में भारत की अंतरिम सरकार का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उन्होंने जनवरी 1950 तक सेवा की। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1954 में भारत की सराहनीय सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से सी राजगोपालाचारी को? वर्ष 1954 में। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वारेन हेस्टिंग की, क्योंकि परीक्षा में वारेन हेस्टिंग हुए, लॉर्ड माउंटबेटन हुए, एडवर्ड लॉ हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग की। देखिए वारेन हेस्टिंग 1772 में फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 तक वह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उनकी अध्यक्षता के दौरान 1773 का विनियमन अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। तो विनियमन अधिनियम पारित किया गया था किसकी अध्यक्षता में? वारेन हेस्टिंग की। अब हम बात कर लेते हैं लुई माउंटबेटन की। देखिए गाइस लुई माउंटबेटन जो है ये 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य भी किया है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ड लॉ। देखिए गाइस एडवर्ड लॉ जो थे उन्होंने 1842 से 44 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे एडवर्ड लॉ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुल्लू घाटी ये किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोत और नंगटिब्बा, लेसर हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है कि सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोपान कृषि जो है ये पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। 14वां क्वेश्चन देखेगा, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो ये इसका जो पृष्ठ तनाव होता है ये घट जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 18वां क्वेश्चन देखेगा, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तराफत स्वामिन कहा? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखेगा, 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण कीलवक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गिरगिट के शरीर में
फोटोनिक क्रिस्टल नामक एक परत होता है जो माहौल के हिसाब से रंग बदलने में मदद करती है। फोटोनिक क्रिस्टल की परत प्रकाश की परावर्तन को प्रभावित करता है, जिससे गिरगिट का बदला हुआ रंग दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। वैसे तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जब आयोडीन का सेवन कम हो जाता है तो इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का संश्लेषण करने में असमर्थ हो जाती है। आयोडीन की कमी थायराइड से जुड़ी बीमारियों का सबसे आम कारण है। गंभीर होने पर बच्चों में अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति और बौद्धिक हानि हो सकती है। इसकी वजह से मृत जन्म और गर्भपात भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली। वैसे ऑप्शन के तौर पे तो सोयाबीन और मूंगफली हो गया। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मांस, डेयरी, अंडे, सोया, मछली, साबुन, अनाज ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, लार किसके पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, लार में एंजाइम टालिन होता है जिसे प्लाइन वी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार में लाइपेस का एक अधिक शक्तिशाली रूप भी स्त्रावित करती हैं। 23वां क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूबों बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया। लॉर्ड लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया। सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक ये रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार हिंदू भारतीय राज्यों का हरण शासकों के प्राकृतिक वारिस के अभाव में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी हम बात की जाए कि जो ये पूरी योजना है ये खुद लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी, जिन्होंने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक राज्य हरण नीति थी जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये फैक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, आंसर में दिया है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 1928 में बारडोली में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को विरोध आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें उन सभी ने करों का भुगतान न करने का संकल्प किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्हीं महिलाओं ने पटेल को सरदार का उपनाम भी दिया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो आपका ये किसान आंदोलन हुआ था उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आंदोलन और अमीर मध्यम वर्ग के किसानों की स्थितियों पर केंद्रित था और बड़े पैमाने पर गरीब किसानों की उपेक्षा की गई। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, बारदौली सत्याग्रह जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए कि बारदौली सत्याग्रह ये कहाँ पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये की थी सैयद अहमद खान ने। कब की थी, वर्ष 1875 में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है। बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंध्र प्रदेश का
तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निरपेक्ष डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? यूरेनियम निरपेक्ष, टंगस्टन निरपेक्ष, कोयला निक्षेप, बॉक्साइट एक्स निक्षेप। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम निक्षेप। देखिए, एक क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर पेपर में आपके पूछा जाए कि तुमालपल्ले खाद्यान्न ये किस राज्य में स्थित है? तुमालपल्ले खाद्यान्न जो है गाइस ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। खदान से यूरेनियम का उत्पादन होता है। यह 1.50 लाख टन के अनुमानित भंडार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं बात कर रहा हूँ तुमालपल्ले खाद्यान्न की, जो कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खाद्यान्न का संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। 2007 में भारत सरकार ने खाद्यान्न स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी और 2012 में पहला चरण पूरा हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरेनियम खाद्यान्न में 1000 मीटर गहराई पर पाया जाता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय सिंहभूम झारखंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग, बुनियाद, रामायण, शांति। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग, और ये स्टार्ट हुआ था 7 जुलाई 1984 को, और इस धारावाहिक ने काफ़ी ख्याति जो है वो अर्जित की थी। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तो आपको पता ही है। चित्रकारी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसवी पूर्व की है। अपने चित्रों में बौद्ध धर्म को दर्शाने वालों में ये चित्रकारियाँ मुख्य रूप से धार्मिक थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शालीमार बाग और निशांत बाग ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, अगर ऑप्शन में कश्मीर हो तो आप कश्मीर पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कश्मीर नहीं है, तो ऑप्शन में श्रीनगर दिया जा रहा है। ऑप्शन के तौर पे श्रीनगर होगा, अगर आप राइट की बात करेंगे तो कश्मीर होगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि शालीमार बाग और निशांत बाग ये किसने बनवाए थे, तो शालीमार बाग और निशांत बाग जो है ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे आधुनिक जनक का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगर पेपर में पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में की थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर हम बात करें कि बाल गंगाधर किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, तो ऑप्शन के तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन के तौर पर तो मेरे हिसाब से दादा भाई नौरोजी होगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय ये भी हैं, तो ये वाला आंसर सही होगा ये क्या, या फिर ये वाला आंसर सही होगा? तो दोनों इस क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। 35वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्खास्त करना। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी के चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर, सूर्य और चंद्रमा का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल का मैदान, गंगा के मैदान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दक्कन के पठार। अगला क्वेश्चन कैसे कि खुजराव का कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। खुजराव का कांदरिया महादेव मंदिर जो है ये चंदेल ने बनवाया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में आपके धंगदेव हो, धंगदेव, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपके धंगदेव हो तो आप लोग धंगदेव पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव मंदिर मूल रूप से एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण अवधि 999 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगर कंदरिया महादेव मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो इसका जो निर्माण है 999 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मंदिर अपनी नागर शैली के स्थापत्य और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। खजुराहो समूह का स्मारक हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। धंगदेव भारत के चंदेल वंश का राजा था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। धंगदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39वां क्वेश्चन गाइस कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। कर्म का सिद्धांत गाइस ये संबंधित है मीमांसा से, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40वां क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, ये तो आपको पता ही है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगर बात की जाए सबसे प्राचीन पुराण की, अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। शातवाहनों का इतिहास मत्स्य पुराण में दर्ज है। अगर बात की जाए शातवाहनों की, अगर पेपर में पूछा जाए कि शातवाहनों का इतिहास किस पुराण में दर्ज है, तो मत्स्य पुराण में दर्ज है, जिसमें तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झूम है एक लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, जनजाति, कृषि का एक तरीका। तो झूम एक है कृषि का एक तरीका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। खरीफ की फसल जो है ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल जो है बरसात के मौसम में बोई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वे आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान जुलाई से अगस्त तक पहली बारिश की शुरुआत के साथ बोए जाते हैं। इन फसलों की कटाई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चावल भारत में सबसे महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। एक बात आपको ध्यान में रखने की, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनको हम खरीफ फसलें कहते हैं। इस मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं धान जैसे हो गया आपका, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये चीज़ें हैं। भारत में 3 फसलें जो हैं वो 3 हैं, रबी, खरीफ, जैद। भारत में 3 फसलें मौसम में होती हैं, रबी, खरीफ, जैद। तो देखिए, रबी की फसलों को सर्दियों के मौसम में अक्टूबर में दिसंबर तक बोया जाता है और गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जून तक काटा जाता है। रबी के दौरान गेहूं, जौ, मटर, ग्राम और सरसों की उत्पादन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जैद की फसल का, तो जैद की फसल एक छोटा मौसम है, रबी और खरीफ के मौसम में के बीच। ककड़ी और तरबूज का उत्पादन जैद के दौरान होता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता चल गया कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में स्थित है। ये एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र को बनारस के शासकों के लिए शिकारगाह बना दिया गया था। वन्यजीव अभयारण्य मई 1957 में स्थापित किया गया था। एशियाई शेरों को 1958 में चंद्रप्रभा में पेश किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई अजुस्ता प्रदान की? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी ये कहलाता है, बी ऑप्शन, सुषुप्त ज्वालामुखी। सिक्कों की लिपि है सादा लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि। सिक्कों की लिपि है गुरुमुखी लिपि, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनालिसा क्या है? एक चित्र, गायिका, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। मोनालिसा की बात हो रही है यहाँ पे, तो मोनालिसा एक चित्र है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट, रोटी की डालिया कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, शबाना घास प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शीतोष्ण घास प्रदेश। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।